हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। आपका जो DSSB PRT का 20 नंबर का जो पोर्शन पूछा जाता है, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज आवर वीडियो नंबर 1। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से बताने वाली हूँ कि हम इसको कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे PRT की तैयारी कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने में। और मेरा जो यहाँ पे तरीका रहने वाला है वो क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा, क्योंकि देखो जो आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है ना, ये इतना वास्ट है कि अगर आप इसको टॉपिक वाइज या आप सोच लें कि अगर आप लूसेंट बैठ के पढ़ने लग जाएंगे या आप NCERTs पढ़ने लग जाएंगे तो उससे नहीं हो पाएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है हम क्वेश्चन को एनालिसिस करें। जितना एनालिसिस करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ 20 नंबर की प्रिपरेशन के लिए आज ये हमारी क्लास नंबर 1 है एंड वी विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर जो आपका PRT में पूछा गया था। आज का पेपर हमारा 7 मार्च का है, तो 7 मार्च 2022 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, आज हम लोग इसके 10 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो 10 क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन कम है लेकिन एक्सप्लेनेशन डबल यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ आप समझोगे। हर क्वेश्चन के साथ जो चीजें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी वो किसी ना किसी PRT के शिफ्ट में, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आप एक आइडिया लगाओ कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहे हो एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एज वेल, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। तो मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, जो मैग्नीज ओर्स है उसका सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? राजस्थान है, ओडिशा, झारखंड या कर्नाटका। सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेशलिटी है। अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे अगर आंसर हमारा ओडिशा है इसका, तो और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये आपका स्टेट जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब इसके साथ साथ ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो 10 क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे 20 चीजें सीखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन से आपको 20 चीजें पता रहेंगी। और हमारे माइंड की एक टेंडेंसी होती है कि एक बार में आप बहुत इंफॉर्मेशन लोगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी चीजों को याद करने में। इसीलिए कम करेंगे लेकिन प्रॉपर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओडिशा की बात करते। देखो यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं, ओडिशा जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मैग्नीज, बॉक्साइट हो गया या फिर क्रोमाइट हो गया। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बॉक्साइट और क्रोमाइट भी यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे डैम आता है हीराकुंड। तो अगर क्वेश्चन आया कि हीराकुंड डैम कहाँ पर है, तो हीराकुंड बांध भी कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो एक ऐसा कमर्शियल आपका जो पोर्ट है वो पारादीप है। दो आपके पॉइंट हो गए, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे मीठे पानी की झील कौन सी झील उड़ीसा में है? चिल्का झील। तो तीसरा पॉइंट हो गया चिल्का झील। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो चिल्का लेक है वो किस राज्य में है, और भारत की सबसे बड़ी खारे मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, जो उड़ीसा में है। नेशनल पार्क यहां से याद रखना, सिमलीपल जो है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, और राजधानी है भुवनेश्वर। बेसिक बात हो गई उड़ीसा के बारे में। तो 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पोर्ट कौन सा है, डैम कौन सा है, लेक कौन सी यहाँ पे होती है। दूसरा था राजस्थान। राजस्थान जो है वो जिंक का और जिप्सम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जिंक और जिप्सम पाया जाता है, ये याद रखिएगा। थार डेजर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट हैं, जैसे अमेर फोर्ट हो गया, मेहरगढ़ हो गया, या फिर पुष्कर फेयर मेला जो लगता है वो हो गया। जयपुर कैपिटल है। कर्नाटका की बात करें तो मैग्नीज, आयरन, गोल्ड, जो कोलार गोल्ड माइंस जो है, कोलार जो यहाँ पे है, सोने की जो खान है, वो यहाँ पे प्रसिद्ध है कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैम कौन सा है? कृष्णा राजा सागरा। तो कृष्णा राजा सागर बांध महत्वपूर्ण जल संसाधन यहाँ पे है। और यहाँ पे मैंगलेरू पोर्ट हो गया, यहाँ पे ये हम्पी हो गया, मैसूर पैलेस हो गया, ऐतिहासिक स्थल है। बस बेसिक याद रखना है। चौथा है यहाँ पे झारखंड।
झारखंड में क्वेश्चन आता है कि झारखंड जो है वो किसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो झारखंड जो है वो कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो कोयला आता है कि कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर विल बी झारखंड। इसके साथ साथ लौह अयस्क जो है हमारे, या फिर माइका जो है, इसका प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, यहाँ पे झारखंड है। रांची इसकी कैपिटल हो गई। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे झारखंड में, बेतला। तो बेतला जो है, बेतला और दूसरा क्या है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में फेमस है। इसके अलावा अगर कुछ और भी याद आ रहा हो कमेंट में बताना, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके प्रीवियस DSSB में क्वेश्चन आए थे उसको एनालिसिस करके यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। यू कैन एड अप मोर इफ यू वांट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन ये आता ही आता है। ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन आता है ऑलवेज। तो क्वेश्चन था कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, क्वेश्चन बहुत डीप नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस आपको क्या याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है, राइट, कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में वंश आया था। अगर आपको क्रम पता है तो भी कर लोगे आंसर। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है। खिलजी वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पे शासन किया, खिलजी के बाद कौन आया था, यहाँ पे तुगलक। तो ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश। अब यहाँ पे जो भी आपके दिल्ली में ये जो अलग अलग आपका मेजर जो रूलर्स आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो सबसे पहले आया यहाँ पे गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्या कौन सी डायनेसिटी थी, गुलाम वंश। गुलाम वंश में एक चीज याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो यहाँ पे दिल्ली में पहला किला कुतुब मीनार इन्होंने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश यहाँ पे है, इल्तुतमिश और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दोनों का काम रहा। रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आता है कि पहली महिला शासक जो बनी वो कौन बनी, रजिया सुल्तान बनी। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या जो रजिया सुल्तान थी, या इल्तुतमिश जो थे प्रमुख शासक जो रूल किया जिन्होंने, वो कौन से वंश में थे। 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना स्लेव डायनेसिटी में आते हैं ये लोग, ठीक है। ये हो गई बेसिक बात। दूसरा, स्लेव के बाद आया खिलजी, खिलजी वंश आया, जिसके जो मेन थे वो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी 2 लोग थे। इसके अंदर बेसिकली दक्षिण भारत पर अभियान चलाया, बाजार सुधार पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था, और सेना को मजबूत करने के फोकस इन्होंने ज्यादा किया था, ठीक है। फिर खिलजी के बाद तीसरा वंश आता है तुगलक। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, और फिरोज शाह तुगलक, तीनों आ गए। इसके अंदर बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक का एक काम है यहाँ पे कि दिल्ली में जब इनका आया, जो शासन काल आया, तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली, और टोकन करेंसी जो आया वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि तुगलक डायनेसिटी में, तुगलक वंश में दौलताबाद जो है राजधानी किसने बदली, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को जो राजधानी है वो दौलताबाद उसको शिफ्ट किया, और टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट इनके काल में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला है आपका सैयद वंश। तुगलक के बाद चौथा क्या आया, सैयद वंश। सैयद वंश में ये इतना कोई बहुत बड़ा इसका कोई रोल नहीं था, इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। आपका क्वेश्चन आएगा तो ये ऊपर के जो 4 है, 3 है, इनसे क्वेश्चन आएगा। लास्ट जो डायनेसिटी रही वो लोदी वंश रहा। तो लोदी में बहलूल लोदी हो गया, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी हो गया। अब इसमें एक चीज याद रखना है, लोदी वंश में एक चीज क्या याद रखना है कि जो लास्ट यहाँ पे शासक थे, जो लोदी वंश में जो इब्राहिम लोदी था बेसिकली, तो जो लोदी वंश था वो अफगान मूल का था। अंतिम शासक पूछा जाएगा लोदी वंश का कौन था, तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, तो 1526 के अंदर बाबर ने, जो मुगल शासक था, बाबर ने यहाँ पे पहली पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो ये जो इंपॉर्टेंट था लोदी डायनेसिटी के अंदर,
इब्राहिम लोदी मेन था। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हराया और दिल्ली पे कब्जा किया। तो फिर यहाँ से क्या आया, मुगल शासन आया। तो ये बेसिक बातें हैं, देखो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, आई नो बहुत डिटेल में नहीं है, बट इसे डिटेल जाना भी नहीं है अभी के लिए। फॉर योर रिविजन पर्पस जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दिस, एक बार में ज़्यादा पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन था, इन इंडिया द रेवेन्यू डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज द परसेंटेज ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये बेसिकली आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इस बार भी आपका करंट का क्वेश्चन आएगा। और देखो यहाँ पे 19-20 पूछा गया क्योंकि 2022 का पेपर हुआ था ये, तो 19-20 का ईयर पूछा गया है। तो यहाँ पे हम इसका ए था वैसे। अब देखो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात डिस्कस कर लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। सकल घरेलू उत्पाद फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जीडीपी बोलते हैं। तो अभी का अगर हम ईयर देखें तो जीडीपी में परसेंटेज याद रख लेना है आपको। राजस्व घाटा क्या होता है, यहाँ पे जब सरकार के राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, यानी खर्चे ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और जो राजस्व प्राप्ति है वो कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। अभी जो है 1.8% है लगभग जीडीपी का राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है, जिसको फिजिकल यहाँ पे डेफिसिट बोलते हैं। यहाँ पे है द गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स। अब देखो गैप पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो राजकोषीय घाटा क्या है, जहां पे सरकार के कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के बीच में जो एक गैप आता है, इसी को क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। एक है राजस्व घाटा, एक है राजकोषीय घाटा। अभी का जो जीडीपी परसेंटेज है वो अराउंड 4.9 है, कहीं कहीं आपको 4.8 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 4.9 मिलेगा। तो अराउंड 4.9% जीडीपी यहाँ पे है परसेंटेज, अगर हम अभी के डेटा की बात करें 24-25, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे करंट अफेयर आपके आ रहे हैं। आपको करंट अफेयर पढ़ लेने, तो लगभग 1 साल पुराना करंट अफेयर इन्होंने पूछा है, तो अभी के लिए भी आपको लास्ट 6 मंथ्स के एटलीस्ट पढ़ लेने हैं, ठीक है। मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स के पहले, फिर उसके बाद 1 साल तक का आपको पढ़ना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या था, पीयूष गोयल, ठीक है, जिसको G20 का शेरपा नियुक्त किया गया था। तो ये तो लास्ट ईयर का करंट है, पहले का है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक ये जो लोग हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग जो है उसके मेन मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल है। फिर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हो गए, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हो गई। अर्जुन मुंडा कौन है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और अमिताभ कांत का नाम यहाँ पे आया, कौन थे यहाँ पे, मेन तो ये नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ थे, ठीक है। तो पूर्व सीईओ नीति आयोग के कौन थे, अमिताभ कांत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। काफी कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो था, रूफ छत में वर्षा जल संग्रहण का पहला राज्य किसने इसको स्टार्ट किया था, तमिलनाडु, ठीक है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली ये आप पिक्चर देख रहे हैं, रेन वाटर, जो रूफ टॉप में जो भी वाटर है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, इसी को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जिसने घर में छत पर वर्षा जल संचयन लगाना जरूरी किया। 2001 में इस कदम को उठाया गया था। क्यों उठाया गया था, पानी की कमी या फिर जो भूजल का गिरावट है उसको रोकने के लिए इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। तो तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जिसने इसको शुरू किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो ये आपका डांस फॉर्म से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डांस फॉर्म से आएगा, इधर क्लासिकल और फोक। तो अभी हम लोग सारे डांस फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे पूछा गया कि कथक इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम कर्नाटका। तो कथक जो है वो कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो क्लासिकल डांस फॉर्म से पूछा गया।
कथक बेसिकली कर्नाटक का नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत है, लखनऊ का है मेन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बेसिकली है लखनऊ। कथकली इसका राइट होगा, तो ओनली 2 इसका राइट है। केरल में क्या है, कथकली। बाकी अलग अलग जो डांस फॉर्म्स हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, एक क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तमिलनाडु देखते हैं। तमिलनाडु के अंदर है भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, नाम याद रखना है। फिर यहाँ पे फोक डांस जो है, एक है कुम्मी और एक है कारागट्टम। तो कारागट्टम और कुम्मी, तो के से याद रख लो, कर्नाटक के से कारागट्टम और के से कुर्मी, है ना, कुम्मी बेसिकली फोक डांस है वो। केरला में आपका कथकली हो गया, कथकली केरल का फेमस है। मोहिनी अट्टम भी आपका केरल में है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पदायनी आया है फोक, और थेयम, ये काफी पूछा जाने वाला है, थेयम। तो थेयम जो है ये केरल का है, ये वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और कथकली और मोहिनी अट्टम केरल। उसके बाद उत्तर प्रदेश का कथक हो गया मेन शास्त्रीय नृत्य। रासलीला उत्तर प्रदेश का है, फोक है, लोक डांस है। नौटंकी हो गया, कजरी हो गया, ये सब आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश। फिर उड़ीसा में ओडिसी, फिर धलखाई, पैका और छाऊ। देखो छऊ जो है वो आपका यहाँ झारखंड में भी है एज वेल एज उड़ीसा में भी है, लेकिन आंसर आएगा तो आप झारखंड लगाओगे, ठीक है। अगला है राजस्थान। राजस्थान में घूमर हो गया फोक। कालबेलिया एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है राजस्थान का। कर्नाटका में यहाँ पे दोलू कुनिथा, और एक मिनट, दूसरा क्या है आपका, विरागसे, ये आपका कर्नाटक का हो गया। महाराष्ट्र में लावनी है, कोली है। असम में सात्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल डांस असम का क्या है, सात्रिया। और बिहू फोक है, तो बिहू और सात्रिया दोनों, सात्रिया क्या है, क्लासिकल है। बिहार में जट जातिन, तो जट जतिन जो है ये बिहार का फोक डांस है, और विदेशिया भी बिहार का है। झारखंड में छऊ हो गया, काफी पूछा जाता है। जामदा कहाँ का है, झारखंड का, जामदा। तो जे से झारखंड और जे से जामदा याद रख सकते हो, राइट, झारखंड जामदा। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कौन सा डांस फॉर्म है, क्लासिकल कुचिपुड़ी। और यहाँ पे चक्री, चक्री क्या है, फोक है। अब फिर उसके बाद तेलंगाना में कुचिपुड़ी वही है, और यहाँ पे भतुकमा, भतुकमा जो डांस फॉर्म है, आई होप मैं सही बोल रही हूँ। और दाप्पू जो है ये भी आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो ये आपके कुछ क्लासिकल और कुछ फोक डांस थे, ये सारे जो ऐड मैंने किए हैं, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको ऐड किया है, तो इनको याद रखना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये आपका सीधा सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है हमारे। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 20 का राइट था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसको समझते हैं। देखो जो आर्टिकल, सारे आर्टिकल इनको देख लेते हैं। 233 आर्टिकल जो था ये हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद। यानी कि सिंपल कैसे याद रखोगे कि जो आर्टिकल 233 है ये हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। दूसरा 234 जो है वो एडिशनल जो जजेस हैं, अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश के से रिलेटेड है। यानी उच्च न्यायालय के कार्यभार को संभालने के लिए राष्ट्रपति जो है वो अस्थायी न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। तो टेम्परेरी अगर वो नियुक्त कर रहे हैं तो 234 है। 233 234 साथ में ही है, तो इसे याद रख लो। फिर 235 में न्यायालयों पर नियंत्रण करना, यानी जो भी कोर्ट वगैरह है, सभी जो अधीनस्थ जो न्यायालय है यानी कि लोअर कोर्ट्स जो हैं उन पर नियंत्रण करना। चौथा क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन। तो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो परामर्श ले सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, या जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है उनके साथ सहयोग से वो यहाँ पे अपना प्रशासन चलाते हैं। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपका बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स से आया है, ठीक है। तो इको से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं। तो यहाँ लिखा है कि कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे विपणन अधिशेष उसको कहते हैं। तो ये देखो टर्म पूछा गया है कि विपणन अधिशेष क्या होता है, राइट। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति का प्रस्ताव अपनाया गया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं ये दोनों ही करेक्ट है। इसमें बोथ विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो विपणन अधिशेष क्या होता है, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट, यानी किसानों द्वारा बाजार में बेची गई जो कृषि उपज का हिस्सा होता है। यानी अगर एक फार्मर जो भी पोर्शन बेच रहा है उसी को कहते हैं विपणन अधिशेष, ठीक है। फिर 1956 में क्या आई थी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया था, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के लिए 1956 में इसको लाया गया। तो यहाँ पे बस ये है कि यह जो नीति थी ये स्टेट को पावर देती है टू कंट्रोल ओवर अदर की सेक्टर्स एज वेल। तो औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक नीति जिसको हम कह सकते हैं 1956 में आई, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपका आया था स्टेटमेंट वाला, तो ये दोनों ही सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है वो किसको माना जाता है, कौन है? चार ऑप्शन है। अब देखो चोल शासक जो है, जितने भी शासक आए वहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, चारों जो है इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका क्या है, राजा राज सबसे पावरफुल इनको माना जाता है, ठीक है। सबसे पावरफुल है राजा राज 1। अब इसके बारे में आपको क्या समझना है कि इसमें कौन से शासक आए, किसने क्या किया, वो सब आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले विजयालय चोल, नाम याद रखिएगा, किसने चोल वंश की स्थापना की। तो ये इन्होंने चोल वंश को स्थापित किया। तो फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है चोल वंश के, विजयालय चोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाएगा पेपर में, ठीक है। पहले शासक। दूसरे कौन आए, राजा राज, जो आंसर था हमारा। इन्होंने क्या किया था कि जो स्थापत्य कला या जो कल्चरल डेवलपमेंट है उस पर बहुत फोकस इन्होंने किया था। और इनका सबसे मेजर काम रहा कि इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण करवाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को बनवाने वाले यही थे। और इन्होंने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार काफी किया था, इसलिए इनको सबसे पावरफुल शासक माना जाता है। राजा राज फर्स्ट के बाद आए राजेंद्र फर्स्ट। तो नाम क्रम ऐसे ही याद रखना है, राजा राज के बाद आए राजेंद्र। इन्होंने क्या किया, कलिंग पे अपना विजय हासिल की, ठीक है। तो कलिंग पे या फिर जो दक्षिण पूर्व एशिया है उस पर इन्होंने विजय हासिल की। और इन्होंने गंगेकोंडा चोलपुरम को नई राजधानी बनाई। तो ये इनका काम था। और नेवल पावर हो गया या फिर ट्रेड हो गया या कल्चरल जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस था या जो व्यापार था उस पर इनका काफी फोकस था। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका एक आधा बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका लास्ट में आया दंती दुर्ग, ये अर्ली मेडिवल में आए बाद में। इनका बहुत ज्यादा ऐसा काम नहीं था और यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। क्वेश्चन आपका आएगा इन तीनों ऊपर के जो तीन लोग हैं, इन लोगों ने क्या क्या किया, किसका कौन सा काल था, ये आपका आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस बार जो आया था, लेकिन हम लोग इसको बेसिक समझेंगे। तो कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीता? तो आंसर इसका था पीवी सिंधु, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चारों लोग हैं इनको देख लेते हैं कौन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ये भी आता है कई बारी, अगर आपका क्वेश्चन आना होगा तो ये ऐसे भी आ जाएगा कि हिमा दास का संबंध किस खेल से है, ये आ जाएगा कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है, और आया भी है। तो एथलेटिक्स से है ये। और ये फर्स्ट इंडियन थी टू विन गोल्ड एट IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में,
ठीक है। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 2018 में, ये याद रखना बस बेसिक। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है और पहली ओलंपिक मेडल जीतने वाली, 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली फर्स्ट ये फीमेल बनी भारतीय महिला। और इनको काफ़ी सारे खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण सब मिला है। साइना नेहवाल हो गई बैडमिंटन अगेन, और ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी ये, तो ये आ सकता है, राइट। ये आ सकता है साइना नेहवाल के बारे में, और आया भी है कि फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक बैडमिंटन मेडल, ठीक है। और यहाँ पे विश्व रैंकिंग नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला भी यही थी, साइना नेहवाल, ठीक है। और उसके बाद इनको खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण, ये सारे पुरस्कार मिले। लास्ट में मानिका बत्रा, जो मानिका बत्रा है वो टेबल टेनिस की प्लेयर है, ठीक है। तो इन्होंने भी काफ़ी सारे पदक जीते हैं, रियो ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया, ये बेसिक बातें हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। वर्ल्ड नो टैबेको डे यानी नो विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। अब ये आपका डेज से क्वेश्चन है, आपको डेज याद रखने हैं, कौन सा डे कब किस दिन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि जनरल अवेयरनेस और जीके का सेक्शन कैसे बनता है। अभी 10 ही क्वेश्चन किए हैं, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में 10 और कराऊंगी ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल से और हम करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझो आज के लिए बहुत है, अगर एक दिन में इतना भी समझ रहे हैं आप तो आपका एटलीस्ट कुछ नहीं से तो कुछ तो हो रहा है, ये आप समझो। तो देखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस आ गया, तो कोई भी दिवस आ सकता है इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसका है 31 मई को मनाया जाता है। अब इसके साथ आपको इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं, तो चलिए एक एक करके डेज देख लेते हैं। ये आज के दिन अगर अब ये भी समझ जाएंगे, इनको याद भी कर लेंगे, आई एम श्योर इसमें से बहुत कुछ याद होगा, लेकिन अगर ये भी हो जाता है तो आपका एक बेटर रिविजन हो जाएगा, नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वर्ल्ड ब्रेल डे पहला इंपॉर्टेंट है, सारे डेज, ठीक है। सारे डेज को बहुत सिलेक्टिवली यहाँ पे लिखा है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल यूथ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, जो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाने वाला नेशनल यूथ डे। फिर है इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे, तो काफी क्वेश्चन अर्थ डे से आता है और एनवायरमेंट डे से भी आता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड अर्थ डे आएगा तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 22 अप्रैल, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मनाया जाता है, यानी पर्यावरण को संरक्षण रखना, बचाना। लेबर डे आएगा, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो आपका जो रमन इफेक्ट है, सीवी रमन है उनके याद में, तो 28 फरवरी हो गया। नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया आपका 29 अगस्त, जो कि मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है हर वर्ष। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। और वर्ल्ड बुक डे हो गया 23 अप्रैल। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी टाइम पे जो अडॉप्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का, वो इसी डे पे हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है। सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट डेज हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं इसको, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी हो गया, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल की जयंती के रूप में इसको बेसिकली मना रहे हैं 4 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे हो गया। उसके बाद 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। फिर वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेबर डे 1 मई। 5 जून को एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। टूरिज्म डे 27 सितंबर। फिर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे।
वर्ल्ड बुक डे हो गया 23 अप्रैल एंड 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये हो गई बेसिक बातें। आई होप कि आज की इस क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एक अच्छा रिविजन हो गया होगा। आप लोग अपना सुझाव, अपना फीडबैक यहाँ पे मुझे दे सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव मी। एंड आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर अपकमिंग प्रिपरेशन एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन PRT पेड बैच। जो लोग भी यहाँ पे PRT का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन पे पेड बैच यहाँ पे रनिंग है। एज यू कैन सी वी हैव स्टार्टेड NIOS में अभी वीडियोस इसमें और आएंगी डेली बेसिस पे। मैं NIOS की वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स एंड सारे जो वीडियोस हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। देयर विल बी क्वेश्चंस एज वेल। तो आप लोग एप्लीकेशन चेकआउट करना, एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स में जो फ्री कंटेंट यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया सो दैट यू कैन सी कि किस तरीके का कंटेंट है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करिएगा। 100 क्वेश्चन का रियल एग्जाम बेस्ड जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है और ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं। सो यू कैन चेक आउट लेटर एंड इन केस कोई डाउट होता है लेट मी नो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। एंड इस क्लास के बारे में बताना, इसको कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, आपके सुझाव यहाँ पे मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ।